हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आई एम पीयूष प्रासर एंड विद ए न्यू वीडियो ऑन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट। तो चलिए इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। एक बेसिक प्रिंसिपल है कि किसी भी टॉपिक को स्टडी करने से पहले आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम का सिलेबस देख लीजिए, फिर आप डिसाइड करिए आपको ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से अराइज होंगे अधिकतम। ओके, आपको जब वीडियो का अंत होगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज होंगे। लेकिन हम पहले, चूंकि जो इंपॉर्टेंस है इस वीडियो के लिए कन्वेंशनल पेपर से रिलेटेड है, तो जैसे कि आपका एसएससी जेईई का एग्जाम या फिर यूपीएससी का ईएस का एग्जाम या फिर आईईएस के एग्जाम के लिए इन एग्जामिनेशंस में कन्वेंशनल पेपर आते हैं, तो यहाँ पर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो किस तरह के कन्वेंशनल क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर जरा फोकस करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले एक फैक्ट्री चाहिए जिसमें आप सीमेंट को मैन्युफैक्चर करोगे। अब इस फैक्ट्री में आपको प्रोसेस चाहिए कि कौन से मेथड्स को यूज करके आप मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है। तो प्रोसेस, ओके, तो ये दो बेसिक चीजें आपको समझनी है। तो फैक्ट्री, तो फैक्ट्री से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? इसके साइट सिलेक्शन से, कि आप जब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फैक्ट्री आप इंस्टॉल करोगे, फैक्ट्री जो आप बनाओगे, उसके लिए आप साइट जो सेलेक्ट करोगे वो किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर द एडिक्वेट साइट ऑफ फॉर सीमेंट फैक्ट्री, एडिक्वेट साइट फॉर सीमेंट फैक्ट्री। तो ये एक कन्वेंशनल क्वेश्चन बन सकती है, साइट सिलेक्शन। और प्रोसेस कि किस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, मेथड्स। ओके, सो ये दो तरह के कन्वेंशनल क्वेश्चन यहाँ से डेवलप होंगे। सो साइट सिलेक्शन पर क्वेश्चन आने की जो संभावनाएं हैं, ये मान लो इसमें अगर परसेंटेज में हम डिवीजन करें तो ये मान लीजिए कि 20% मान लो, 20% किसी साल अगर प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन वो एराइज कर रहे हैं, तो 20% इसकी और 80% इसकी, ठीक है। ओके, तो हम दोनों पर डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली जो प्रोसेस है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो में आगे चल के। तो हम पहला वाला जो साइट सिलेक्शन है उसको पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो सुनिए, आप सोचो कि आपको सीमेंट फैक्ट्री कहीं पर बनानी है, तो आप साइट कैसे सेलेक्ट करोगे? मान लो आप खुद ऑनर हो, तो आप क्या सोचोगे? इन्वेस्टमेंट को लेके, ठीक है। कोई भी बिजनेस जो चलती है वो इन्वेस्टमेंट को लेके चलती है कि आपका इन्वेस्टमेंट लागत कम से कम हो और उससे बेनिफिट आपको अधिकतम मिले, और काम जो है फैक्ट्री का, वो काम भी अच्छे से स्मूथली चलते रहे फैक्ट्री में। आप इन सब चीजों को मतलब अपने माइंड में रख के साइट को सेलेक्ट करने का कोशिश करोगे। तो सबसे पहला दिमाग आपका जाएगा रॉ मटेरियल के ऊपर, कि रॉ मटेरियल आपको कहाँ से लाना है, क्योंकि जब भी कोई बहुत बड़ी प्रोजेक्ट होती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है ना वो अधिकतम हो जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस अधिक बढ़ जाती है। इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम करने का कोशिश करते हैं। इसलिए हम सीमेंट फैक्ट्री का जो साइट है हम ऐसे लोकेशन पे सिलेक्ट करेंगे जो कि रॉ मटेरियल के करीब हो, मीन्स फैक्ट्री के करीब करीब ही रॉ मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाए। रॉ मटेरियल जैसे कि कैल्कारिशियस मटेरियल, एग्रीलेशियस मटेरियल, ठीक है, मतलब लाइम स्टोन वगैरह, सैंड स्टोन वगैरह, ये सारे रॉ मटेरियल सबके साइट के करीब करीब अवेलेबल हो। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल विल बी द फर्स्ट पॉइंट इन द साइट सिलेक्शन। समझ में आया? दूसरा, देखिए, आप सीमेंट बना रहे हो, सीमेंट बना रहे हो तो आप सीमेंट का करोगे क्या? उसको बेचना है ना आपको, आपको उसको क्या करना है? बेचना है। तो बेचने के लिए आपको एक मार्केट चाहिए। समझ में आ रहा है? बेचने के लिए आपको एक मार्केट चाहिए। तो आप ये भी सोचोगे कि आपका सीमेंट फैक्ट्री कुछ ऐसे लोकेशन पे हो जो कि मार्केट से करीब हो, क्योंकि आपको सीमेंट जब बना लोगे फैक्ट्री में तो वहां से मार्केट तक लेके जब जाओगे, अगर मार्केट बहुत अधिक दूरी पे, मान लो आपने सीमेंट फैक्ट्री बना दिया, मतलब कोई एक मार्केट है वहां से 200 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मार्केट है आपका जहाँ पे ज्यादा बिजनेस डेवलप हो सकता है, वहां से 200-300 किलोमीटर दूर पर।
ओके, फार अवे, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपको रेलवेज का यूज करना होगा, बड़े बड़े लॉरीज का, बड़े बड़े ट्रक्स का यूज करना होगा, है ना। मतलब अपने फैक्ट्री से लेके मार्केटिंग साइट तक मटेरियल को, जो प्रोडक्ट आपने बना उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो आप हमेशा ये भी चाहोगे कि आपका जो मार्केट प्लेस है ना वो फैक्ट्री के करीब करीब है, करीब करीब होना चाहिए, ताकि जो आपका ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो ये दूसरी पॉइंट आप लिखोगे अगर साइट सिलेक्शन पे क्वेश्चन आ जाए। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, आप क्या सोचोगे? देखिए, जब भी कोई फैक्ट्री वगैरह आप बनाओगे तो वहां पे बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा फ्यूल की जरूरत है फैक्ट्री को चलाने में, तो और वाटर, फ्रेश वाटर वगैरह, ठीक है, क्योंकि वहां पे वर्कर काम करेंगे तो उनको पानी चाहिए पीने के लिए। तो फ्यूल, वाटर, इन सब चीजों की अवेलेबिलिटी ये होनी चाहिए साइट के अगल बगल, है ना। तो आप इस तरह से कुछ डिसाइड करोगे, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि फ्यूल, वाटर एक्सेट्रा, ये एक होनी चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होनी चाहिए? देखिए, जहां पर भी फैक्ट्री बना वहां पे एक तो सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको लैंड अवेलेबल होना चाहिए। क्यों? एक तो आप फैक्ट्री एरिया, जो आपका मेन एरिया जहाँ पे आपका काम होगा, ठीक है, जहाँ पे फैक्ट्री के जो मतलब आपका जो मशीनरी है उनकी इंस्टॉलमेंट होगी, तो वो कुछ एरिया ऑक्युपाई करेगा, प्लस और कुछ एडिशनल एरिया होना चाहिए आपके पास। अब वो एडिशनल एरिया क्यों होना चाहिए? देखिए, अब किस पर्पज से होना चाहिए इस बात को सुनिए, यहाँ पर से इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन एराइज होता है। मान लो फैक्ट्री में आपका 500 वर्कर है, 500 वर्कर्स, तो फैक्ट्री वगैरह में काम लंबा चलती है, 10-12 घंटा की वर्कर का शिफ्ट रहता है। तो फैक्ट्री में 500 वर्कर है, 500 वर्कर काम कर रहे वो कभी थकेंगे भी तो, उनको लंच ब्रेक दोगे, वो कभी, उनको खाना भी खाना है, वो कभी थक भी जाएंगे। उनका कभी मान लो कि कोई कुछ किसी का फोन आ गया, तो कुछ उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब वो क्या करेगा ऐसे टाइम पे? कहाँ जाएगा? चारों बगल देख रहा है फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, आदमी आदमी काम कर रहा है, हर जगह सीमेंट, फिर कहीं लाइमस्टोन, कहीं ये, उसका माइंड और पागल हो जाएगा। तो कोई भी फैक्ट्री होती है तो आप देखोगे फैक्ट्री के अगल बगल पार्क, फूल पौधे, इन सब चीजों को लगाया जाता है। अम्यूजमेंट पार्क, रिफ्रेशमेंट स्पेस, है ना। तो आप साइट कुछ ऐसा सिलेक्ट करो कि आपको सफिशिएंट लैंड अवेलेबल हो प्रॉपर फैक्ट्री को रन करने के लिए, प्लस सम डेवलपमेंट के लिए, पार्क वगैरह, ग्रीनरी डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो वर्कर है उनकी रिफ्रेशमेंट हो पाए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ताकि वर्कर आपका फ्रस्ट्रेट ना हो। उन तो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, इरिटेट नहीं होंगे, तो क्या होगा, उनका पोटेंशियल अपने आप इंप्रूव होगा, तो आपका जो फैक्ट्री का जो ओवरऑल आउटपुट है ये इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? तो ये बात आप लिखोगे साइट सिलेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट पॉइंट्स बनाएंगे, और साइट सिलेक्शन का अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पे, जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले, प्रोसेस। ओके, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के कितने सारे प्रोसेस हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो मेथड है। ओके, बेसिकली we have two type of method, we have two methods। ओके, पहला ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये जो ड्राई प्रोसेस है ये मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, आजकल आधुनिक युग में इसी चीज को, इसी मेथड को प्रीफर किया जाता है। वेट प्रोसेस जो है ये पहले प्रीफर किया जाता था, अब नहीं। ओके, तो ऐसा क्यों है, क्यों आजकल हम ड्राई प्रोसेस को प्रीफर करते हैं एज कंपैरिजन टू वेट प्रोसेस? ये बात समझ आएगी आपको जब वीडियो अंत हो जाएगा, जब वीडियो आप कंप्लीटली देखोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। और एक पॉइंट मेरे को याद आ रही है फ्रॉम द साइट सिलेक्शन, अभी जस्ट याद आई थी, फिर दिमाग से उतर गई। क्या याद आ रही थी? वेल, बताएंगे कभी बीच में, कभी याद आ जाएगा तो और बताएंगे हम। चलिए अभी ये प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, हाँ याद आ गई। देखिए, आप कोई भी फैक्ट्री वगैरह जब हम बनाते हैं ना, तो वहां पे आप देखते हो कि फैक्ट्री से बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है ना। तो हम हमेशा अपना फैक्ट्री ऐसे लोकेशन पे सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिसके अगल बगल
ज्यादा सेटलमेंट ना हो, ज्यादा पॉपुलेशन की सेटलमेंट ना हो, मतलब जो आम जनता है, जो नॉर्मल पीपल्स जो है, रेसिडेंशियल एरिया ज्यादा ना हो। हम रेसिडेंशियल एरिया से दूर अपना इंडस्ट्रियल एरिया सेलेक्ट करेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि वहां से इंडस्ट्री से आपको बहुत ज्यादा पॉल्यूशन डेवलप होगी, जिस कारण से हेल्थ हैजार्ड हो सकती है ना। पीपल जो है अगल बगल फैक्ट्री का अगल बगल रहेंगे तो जो पॉल्यूशन फैक्ट्री से निकल रही है उस कारण से जो लोग हैं वो बीमार हो सकते हैं, और वो लोग कंप्लेन करेंगे, वो लोग धरने आंदोलन कर लेंगे, जिस कारण से आपकी फैक्ट्री चलेगी नहीं, उल्टा बंद हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा रेसिडेंशियल सेटलमेंट से दूर कहीं अपना फैक्ट्री को डेवलप करते हैं। प्लस और एक बात आपको ध्यान रखनी होती है कि आप जितना आपका फैक्ट्री के कारण जितना पॉल्यूशन हो रहा है आपके अगल बगल, है ना, तो उस पॉल्यूशन को कंपनसेट भी करनी होती है। कंपनसेट आप कैसे करोगे? इसके लिए एक रूल है EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, जो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, मतलब आपके फैक्ट्री के कारण कितना पॉल्यूशन होने वाला है, इसको असेस करता है, इसको पता लगाता है, इसका क्वांटिटी को मेजर करता है, और आपको निर्देश दिया जाता है एज ए फैक्ट्री ओनर। हम एज्यूम करें कि यू आर ए फैक्ट्री ओनर, आपको निर्देश दिया जाएगा कि आपके फैक्ट्री के कारण जो इतना पॉल्यूशन होगा ना, इसको आप कंपनसेट करो। कैसे करोगे? आप अपनी फैक्ट्री के अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे, ग्रीनरी लगाओगे, है ना। इसलिए आप कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारे लोकेशन पे, नॉट ओनली फॉर फैक्ट्री, आप एयरपोर्ट वगैरह भी बनाए तो वहां पर भी देखिए एयरपोर्ट के अगल बगल बहुत सारे जंगल झाड़ पूरा लगा देते हैं, वो लोग प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, प्लांटेशन। तो ये एक तरह का ये आती है किसके अंदर? ये प्लांटेशन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर में, जो कि इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट करती है किसी भी तरह का इस तरह का प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर देने से पहले। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हो, तो आपकी आंसर की जो खूबसूरती है ये बढ़ जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन अगर आएगा भी तो किसमें आ सकता है? इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है आपके IAS में आ सकता है, ESC में आ सकता है, नो डाउट। ओके, दे कैन आस्क इन ESC such type of theoretical questions. ओके, सो वेल, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट थी, क्लियर हो गई। तो समझ में आप लोगों को, आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। हमने जितनी भी बातें आपको बताई इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक नोट्स बना लीजिए। तो वेल, चलिए, तो अभी हमने देखा कि हमारे पास बेसिकली दो तरह का प्रोसेस है, ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस, जिसमें से वेट प्रोसेस जो है पुरानी है, और ड्राई प्रोसेस जो है ये मॉडर्न डे टेक्निक है, जो आजकल के आधुनिक युग में हम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आजकल ज्यादा वर्कर का यूज हम नहीं करते, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि पूरा का पूरा एक कंट्रोल रूम बना दिया जाता है, जो जिसमें पूरा बहुत सारे कंप्यूटर, रोबोट्स होते हैं, जो कि पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, है ना। और ये टेक्नोलॉजी की आवश्यकता भी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस काफी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो, हर दम मैनुअली अगर आप काम करोगे तो हो सकता है कि जो सीमेंट बने वो, मान लो कि अभी एक बार काम किया तो किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी का बना, फिर दूसरे बार काम किया तो फिर हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस हो। मीन्स हर वक्त कॉन्सिस्टेंट आप नहीं रह पाओगे, है ना। मतलब जैसा पहले बनाए बाद में फिर वैसा ही बनेगा, ये इसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती है ना। कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, इसलिए मतलब कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, इसलिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग किया जाता है। ओके, एक कंट्रोल रूम के द्वारा पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये मॉनिटर की जाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। वेल, तो अब चलते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसमें मुख्य रूप से हमारे पास 3 तरह के प्रोसेस किए जाते हैं। वो 3 तरह के स्टेप्स या फिर 3 तरह के स्टेप्स, बेसिक स्टेप फॉलो किए जाते हैं। वो क्या है? सबसे पहले जो रॉ मटेरियल आप लाओगे उसको क्या करना है? प्रॉपर मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, अपने रॉ मटेरियल को एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, आपको जितना भी चाहिए, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन 40% चाहिए, ठीक है, या फिर एग्रालेसियस मटेरियल 60% चाहिए, जैसा भी चाहिए, जितना चाहिए, उस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में आप रॉ मटेरियल को, इंग्रेडिएंट को मिक्स करोगे। इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद उसका हम बर्निंग करते हैं या फिर कैल्सिनेशन करते हैं, मतलब उसको जलाते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के कारण क्या होता है कि
जो रॉ मटेरियल्स है इनमें रिएक्शन होती है और वो एक दूसरे से मिलके कोई डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हमने बताया था जो क्लिंकर्स बनते हैं सीमेंट के, तो उसमें डिफरेंट बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं बॉगी कंपाउंड। ठीक है, तो इस कारण से आपको रॉ मटेरियल को हीट करना होगा, बर्न करना होगा। इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, तो बर्निंग कर दिया, फिर बर्न कर दिया, एक बार जला दिया, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद हमको उसको फाइन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ग्राइंडिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली ये तीन स्टेप मुख्य रूप से कोई भी किसी भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फॉलो की जाती है। ओके, सो लिखिए इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट, देयर आर three major steps followed in cement manufacturing process. Mixing of ingredient, ये पढ़ाई वो चीज है जिसमें आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कंसेप्ट डिकोडर को फॉलो कर रहे हैं तो आराम से प्रिपेयर करिए। हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ जाए एक ही बार में। ओके, इन वंस आप स्टडी करो तो आपको कंप्लीटली चीजें समझ में आए। आपको बार बार एक बार नोट्स बना लिया, फिर एक दो बार रिवीजन किया, उतना आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप साल भर नोट्स को बैठे याद करने में, नहीं, एक बार समझ लो फिर रिवीजन करते रहो, क्वेश्चंस बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, बर्निंग, इसको कैल्सिनेशन भी कहा जाता है, कैल्सिनेशन। तो बर्निंग करोगे, जलाओगे, तो इसके लिए क्लीन की जरूरत होगी, भट्टी की जरूरत होगी। ओके, जैसे ईटा भट्टी देखे ना गांव में लगाई जाती है, तो उस तरह उसको क्लीन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो एक तरह का भट्टी यूज होता है उसको कहते हैं रोटरी क्लीन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो मुख्य स्टेप है वो ग्राइंडिंग। टेक्निकल वर्ड में इसको पल्वराइजेशन भी कहा जाता है, पल्वराइजेशन। ओके, इस प्रोसेस को पल्वराइजेशन भी कहा जाता है, मतलब ग्राइंड करना है तो इसके लिए भी मशीन चाहिए। अब हाथ से तो ग्राइंड करने नहीं बैठोगे ना, मशीन चाहिए आपको। तो वो क्या है? मिल, बॉल एंड ट्यूब मिल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब चलिए, अब हम शुरू करते हैं आपका पहला ड्राई प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ड्राई प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास मुख्य रूप से दो तरह का रॉ मटेरियल होता है। एक होता है कैल्कारेशियस, और दूसरी है एग्रीलेशियस मटेरियल। हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे। आप अच्छे से आप ऐसा कोशिश करना कि आपका एक कोई सिंगल पेज में ही आपका पूरा का फ्लो चार्ट आपका बन जाए। ठीक है, हमारा यहाँ तो सिंगल पेज में नहीं बन पाएगा, लेकिन आप कोशिश करना आपका सिंगल पेज या फिर मैक्सिमम 1.5 पेज में या फिर सिंगल पेज में आप बना दो। दूसरा, एग्रीलेशियस मटेरियल। कैल्कारेशियस मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो जिसमें कैल्शियम की अधिकतम मात्रा है, कैल्शियम कंपाउंड्स। जिसमें एग्रीलेशियस मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें क्ले कंटेंट अधिक हो। जैसे कि आपका एग्जांपल ले लो, क्ले, रॉक्स, स्लैंग, एक्सेट्रा। ओके, तो इन रॉ मटेरियल्स को हम लेंगे और हम क्या करेंगे, इनको हम क्रश कर देंगे, इनको हम अलग अलग क्रश कर देंगे। ठीक है, अभी मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से,
इनको अलग अलग हम क्रश कर देंगे। ओके, हम क्रश कर देंगे, क्रश अप टू 25 mm, 25 mm के साइज में क्रश कर देंगे। इनके लिए भी सेम, क्रश अप टू 25 mm साइज। ओके, अब नेक्स्ट पेज हम कर रहे हैं। तो जो आपने मटेरियल को क्रश किया 25 mm साइज में, अब उन मटेरियल्स को लेंगे, अब उनको फाइन ग्राइंडिंग कर देंगे। ठीक है, उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्रश करने के बाद फाइन ग्राइंडिंग इन बॉल मिल, फाइन ग्राइंडिंग इन बॉल और ट्यूब मिल, बॉल और ट्यूब मिल। ठीक है, इसमें हम फाइन ग्राइंडिंग कर देंगे। सेम हियर, फाइन ग्राइंडिंग इन बॉल और ट्यूब मिल। फिर हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, स्टोरेज करेंगे। ठीक है, एक टंकी में अलग अलग स्टोर कर लेंगे। स्टोरेज बेसिन, स्टोर, फिर स्टोर कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे एक बड़े टंकी में। ओके, बड़े स्टोरेज टैंक में इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। मतलब फॉर एग्जांपल आपको जितना, फॉर एग्जांपल ये मटेरियल जितना चाहिए, ठीक है, ये 60% चाहिए तो इसको 60% ट्रांसफर करेंगे, ये 40% चाहिए तो इसको 40% ट्रांसफर करेंगे। इन ए डेफिनाइट प्रोपोर्शन हम एक टैंकी में लेके जाएंगे। ठीक है, और वहां पे हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। जो भी मटेरियल, इसको एक दूसरे से प्रॉपरली मिक्सिंग करेंगे। ओके, तो इस यहाँ पे अब क्या होगा, चैनल के माध्यम से, चैनल, ट्रांसपोर्टिंग चैनल, इसको लेके आए एक मतलब एक बड़े टैंक में, और वहां पे हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग और माने की मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, ऑफ इंग्रेडिएंट in predetermined proportion, in predetermined determined proportion। ओके, तो आपने जो मटेरियल है उसको आपने क्या किया, मिक्स कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद उसमें हम हीट प्रोवाइड करेंगे उसको। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको भट्टी में लेके जाना है। ठीक है, तो भट्टी का टेम्परेचर जो क्लीन होती है उसकी टेम्परेचर काफी अधिक टेम्परेचर पे आप उसको हीट करोगे। तो डायरेक्टली ये जो मिक्सचर आपने अभी बनाया उसको डायरेक्टली आप भट्टी में उतने पर्टिकुलर, उतने हाई टेम्परेचर पे आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, उतने हाई टेम्परेचर पे आप डाल नहीं सकते इसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा इसको हीट कर देते हैं, तब जाके जब हम डालते हैं क्लीन में तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, अचानक से वो बर्न नहीं होता है। ओके, तो एक होमोजेनिटी मेंटेन रहती है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, प्री हीटिंग, प्री हीटिंग, प्री हीटिंग बाय एग्जॉस्ट गैसेस, गैस के माध्यम से, गर्म गैस के माध्यम से हम उसे हीट कर देंगे उस मिक्सचर को। बाय एग्जॉस्ट गैसेस एट द रेट 800 डिग्री टेम्परेचर, 800 डिग्री सेल्सियस, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम उसे हीट करेंगे। तो हीट कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रोटरी क्लीन में लेके जाएंगे। फेड टू रोटरी क्लीन फॉर बर्निंग एट द रेट 1600 डिग्री सेल्सियस। ओके, 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका मेंटेन होगा रोटरी क्लीन में। तो इस टेम्परेचर पे आपका जो मिक्सचर है वो बर्न होगा। यहां से जो प्रोडक्ट निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, क्लिंकर्स। तो इसके बाद जो बनेगी आपको क्लिंकर्स, छोटे छोटे बॉल जैसे बन जाएंगे। ठीक है, क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड। तो अब जो ये क्लिंकर बन गए, तो इस क्लिंकर में ही आपका बॉगी कंपाउंड, मतलब सीमेंट का जो मेजर कंपाउंड्स हैं ये सारे बन गए। मतलब
इतने हाई डिग्री पे आपने जब हीट किया ना, जो रॉ मटेरियल थे, इंग्रेडिएंट थे, वो एक दूसरे से रिएक्ट करके जो मेजर कंपाउंड सीमेंट में बनना था वो बन चुका है। अब इन क्लिंकर को क्या करेंगे, इनको फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जो कहलाएगा सीमेंट। समझ में आया? ओके, तो ये जो क्लिंकर बन गया, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम फाइन ग्राइंडिंग के लिए लेके जाएंगे बॉल या फिर ट्यूब मिल में। फाइन ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर इन बॉल और ट्यूब मिल। ओके, अब एक चीज देखो, जब क्लिंकर बन गई उसके बाद आप फिर से उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेके जाओगे, तो इसी वक्त हम इसमें जिप्सम ऐड कर देंगे। एडिशन ऑफ जिप्सम, जिप्सम कितना ऐड करेंगे, 2 to 3%। एक्चुअली जिप्सम क्यों ऐड करेंगे, देखो जिप्सम अगर आप ऐड नहीं करोगे ना, तो जो सीमेंट आप बनाओगे उसमें जैसे ही आपने पानी मिलाया तुरंत वो सीमेंट सेट हो जाएगा, आपको कुछ टाइम ही नहीं मिलेगा, मतलब उसका कोई वर्केबिलिटी होगा ही नहीं। तो सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम डिले करने के लिए हम बेसिकली जिप्सम ऐड करते हैं, है ना। जो फ्लैश सेटिंग होती है सीमेंट की, उसको अवॉइड करने के लिए जिप्सम ऐड करते हैं, है ना। सो इसलिए हम जिप्सम ऐड करेंगे टू डिले दी इनिशियल सेटिंग ऑफ द सीमेंट। तो जिप्सम ऐड कर दिया। इसके बाद सीमेंट को स्टोर करेंगे सीमेंट सिलोस में, मतलब स्टोरेज टैंक होते हैं उनके, उनमें हम स्टोर कर दिए सीमेंट सिलो। फिर उसको बैग में पैक कर दिए, ठीक है, 50 kg बैग में पैक कर दिए। पैकिंग ऑफ या फिर पैकिंग प्लांट्स बेसिकली 50-50 किलो के बैग में पैक होती है और जूट बैग होता है। ओके, सो दिस इज योर ड्राई प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अब चलिए हम चलते हैं वेट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। बस छोटी सी टॉपिक है, वेट प्रोसेस ऑफ, इसमें भी एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, यही चीज एग्जाम में पूछी जाती है कन्वेंशनल में। ओके, क्वेश्चन आ जाए तो आप फ्लो चार्ट बना दीजिए। तो हम क्या करते हैं, सेम कैल्कारेशियस मटेरियल, फिर अगेन एग्रीलेशियस मटेरियल को ले लिया, फिर हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे साइज में क्रश कर देंगे, क्रश टू 25 mm साइज, क्रश टू 20। ये हम इसलिए आपके सामने लिख रहे हैं, हम ऐसा भी कर सकते थे कि फ्लो चार्ट पहले बना दिया, आपको समझा दिया, आपको फीलिंग नहीं आता, अभी साथ साथ आप जब पढ़ते पढ़ते लिखते बनाओगे, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बनाओगे, आपको एक फीलिंग के साथ आप बना रहे हो, हाँ ऐसा किया, है ना। ये आप हम एज्यूम कर रहे हैं कि यू आर राइटिंग दिस थिंग इन योर नोटबुक, तो आपको एक फीलिंग आएगी चीजों में। तो क्रश टू 25 mm साइज, छोटे छोटे साइज में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कहाँ लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे बॉल या फिर ट्यूब मिल में, इसको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करने के लिए, है ना। फाइन ग्राइंडिंग इन बॉल और ट्यूब मिल, सेम ईयर फाइन ग्राइंडिंग इन बॉल और ट्यूब मिल। ओके, तो आपने ग्राइंडिंग कर दिया दोनों मटेरियल को अलग अलग। अब वो जो ग्राइंडेड मटेरियल है उसको हम स्टोरेज बेसिन में लेके जाएंगे, स्टोरेज बेसिन में लेके आ गए दोनों मटेरियल को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितना मटेरियल जिसका चाहिए उसको हम डेफिनाइट प्रोपोर्शन में मिक्सिंग कर देंगे। ओके, तो ब्लेंडिंग
और मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, ओके, या चैनल के माध्यम से लेके आ गए, ये भी लिख लीजिए, ब्लेंडिंग और मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट इन प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन, यहां पे लिख लीजिए चैनल, ओके, चैनल के माध्यम से आप लेके आए इस टैंक में। अभी देखो, तो यहां तक तो एकदम ड्राई प्रोसेस जैसा ही था, लेकिन अब क्या है कि जब हम ब्लेंडिंग या फिर मिक्सिंग कर रहे हैं ना, ओके, तो वेट प्रोसेस का यही है कि ब्लेंडिंग मिक्सिंग हम ड्राई ब्लेंडिंग या ड्राई मिक्सिंग नहीं करेंगे, हम वाटर मिला के ब्लेंडिंग और मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। वाटर इज एडेड हियर, वाटर इज एडेड हियर। तो अभी जो ये मिक्सचर आपका बना, ये काफी गीला हो चुका है, सोचना, अभी जो ये मिक्सचर आपका बना ये काफी गीला हो चुका है। तो मिक्सिंग करने के बाद आप क्या करते हो, इसको रोटरी क्लीन में लेके जाते हैं बर्निंग करने के लिए। तो चूंकि ये मिक्सचर आपका काफी गीला हो चुका है, इसलिए जो ड्राई प्रोसेस में जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने बर्न किया था क्लिंकर बनाने के लिए आफ्टर मिक्सिंग, कितने टेम्परेचर पे किया था, 1600 डिग्री सेल्सियस पे, तो उतने टेम्परेचर पे ड्राई प्रोसेस पे किया था, तो वहां पे काम बन गया था क्योंकि आपका जो मिक्सचर था वो ड्राई था। लेकिन यहाँ पे जो मिक्सचर है वो वेट है, तो आपको कुछ हायर टेम्परेचर पे आपको बर्न करना होगा। तो फेड टू रोटरी क्लीन, फेड टू रोटरी क्लीन फॉर बर्निंग एट द रेट 2000 डिग्री सेल्सियस। तो यही एक डिफरेंस आ जाती है, जो कि आपका यहाँ पे मिक्सचर वेट मिक्सचर हो गया, ठीक है, वेट मिक्स, इसलिए आप जब बर्न करोगे तो एक हाई टेम्परेचर पे बर्न करोगे एज कंपेयर टू ड्राई प्रोसेस, एज कंपेरिजन टू ड्राई प्रोसेस। अब रोटरी क्लीन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड, क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड। तो ये जो क्लिंकर्स बन गए, अब इनको क्या करेंगे, अगेन फाइन पाउडर फॉर्म में आपको बनानी है, तो पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन इन बॉल और ट्यूब मिल, बॉल और ट्यूब मिल। और जब हम क्लिंकर्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसी दौरान इसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जिप्सम ऐड कर देंगे 2 to 3%। फिर ये पल्वराइज हो गया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो सीमेंट सिलो में इसको लेके जाएंगे, सीमेंट सिलोस में, फिर वहां से पैकिंग प्लांट, पैकिंग प्लांट, समझ में आया। तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ योर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ओके, एज ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। तो एग्जाम में अगर आएगा तो यही फ्लो चार्ट के बारे में पूछेगा और इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। अभी जरा अगर आ जाए कन्वेंशनल क्वेश्चन, तो ये जो बॉल एंड ट्यूब मिल आप लिख रहे हो, तो इसके बारे में भी जरा लिख लीजिए, ये होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं ट्यूब मिल, ट्यूब मिल। तो देखिए इस तरह का कुछ होता है, जस्ट ए मिनट, इस तरह की एक हॉपर होती है, ठीक है, जिससे आप रॉ मटेरियल को डालते हो, मटेरियल फीडिंग, मटेरियल फीडिंग, ओके, जस्ट ए मिनट, बस कंप्लीट हो रही है, बन रही है। नाउ अब एक ट्यूब होती है, ओके, एक ट्यूब होती है, सो वो इस तरह का एक ट्यूब होती है, ठीक है। अब ये ट्यूब जो है, ये जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होगा, ये, तो इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ये ट्यूब इस तरह से रोटेट करेगी, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर
बड़े बड़े स्टील के बॉल्स होंगे, बड़े बड़े स्टील के बॉल्स होंगे, ठीक है। तो हम जो मटेरियल है हमारा, जो रॉ मटेरियल, उसको इस हॉपर से, इसको क्या कहा जाता है, हॉपर, इस हॉपर से इसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका मटेरियल इस ट्यूब मिल में। अब ये ट्यूब मिल क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो उसके अंदर जो स्टील बॉल्स है ना, स्टील बॉल्स, तो स्टील बॉल के कारण, स्टील बॉल आपका जब इंग्रेडिएंट्स, जो रॉ मटेरियल है, उससे जब टकराएगा, तो मतलब ये सारे स्टील बॉल एक दूसरे से टकराएंगे, समझ रहे हैं आप, जब रोटेट करेगा वो अंदर ही वो चकनाचूर हो जाएगा, जो भी क्लिंकर्स बना था वो चूर चूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका ट्यूब मिल। तो ये फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और ये क्या है, इसका सपोर्ट्स है, ये सारे क्या है, सपोर्ट। अब बॉल मिल क्या होता है, आप ये डायग्राम जरूर बनाना, शायद एक बार क्वेश्चन में ये केवल डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में आया था, ओके। बॉल मिल भी सेम इस तरह का होता है, आपका हॉपर होगा जिसके थ्रू से आप मटेरियल को फीड करोगे। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक, जस्ट ए मिनट, थोड़ा डायग्राम छोटा बनाना होगा, ओके। ये आपका हॉपर होगा जिसके थ्रू से मटेरियल फीड करोगे। फिर एक यहाँ पे एक बॉल होगी, एक बॉल जैसी होगी, अब यहाँ पे एक बॉल जैसी होगी, ठीक है। अब इसके अंदर में एक सेटिंग, एक सिस्टम होगा। अब इस सिस्टम के अंदर ये जो चीज है ना, ये इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ये जो पॉइंट बना रहा हूं इसके अबाउट अंदर की ओर एक एक्सिस मिलेगी। तो इसके अबाउट ये जो चीज है, जो पिंक वाला मैं सर्कल बना रहा हूं, ये रोटेट करेगी, ठीक है। फीलिंग आ पा रहा है। अब इस पिंक वाले सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें रहती है, इसके अंदर प्लेट्स लगे रहते हैं, इसके अंदर क्या लगे रहते हैं, प्लेट्स, इसके अंदर प्लेट्स लगे रहते हैं, ओके। इसके अंदर स्टील के प्लेट्स रहते हैं और इसी के अंदर बॉल्स भी रहते हैं, स्टील के बॉल्स भी रहते हैं। अभी इसी में आप इंग्रेडिएंट को डाल दोगे और ये ऊपर जो पिंक वाला, ये क्या है, ये जाली है, ओके, जैसे सीव, ये जाली रहता है। ये आउट केसिंग है, बाहरी बाहरी कवच, आउटर केसिंग। ये जो प्लेट्स है, इन प्लेट्स को वियरिंग प्लेट कहा जाता है, वियरिंग प्लेट। अब इसमें स्टील बॉल्स भी होंगे, स्टील बॉल्स। इसी में हम क्या करेंगे, क्लिंकर्स को डाल देंगे, ठीक है, मतलब इसी के अंदर हम क्लिंकर्स को डाल देंगे। तो ये जब घूमेगी तो जो स्टील बॉल है वो क्या करेगा, क्लिंकर से टकराएगा, प्लेट से टकराएगा, क्लिंकर से टकराएगा, प्लेट से टकराएगा, तो उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और वो मटेरियल आप इधर से बाहर निकाल लोगे, ठीक है। तो ये इसी में आप क्लिंकर्स भी डाल दोगे। तो दिस इज योर बॉल मिल। तो बॉल मिल अलग है, ट्यूब मिल अलग है, समझ में आया। अब जो आपने अभी प्रोसेस देखा, प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, वो दो तरह का देखा, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस इकोनॉमिकल है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। तो बेसिकली आप जैसे देख पा रहे हो, एक ही पॉइंट है टेम्परेचर, तो अधिक टेम्परेचर पे आपको हीट करना है तो अधिक फ्यूल की कंजप्शन होगी, तो वेट प्रोसेस में अधिक फ्यूल की कंजप्शन होगी एज कंपेरिजन टू ड्राई प्रोसेस, समझ आ रहा है। प्लस वेट प्रोसेस में चूंकि आपका मटेरियल जो है वो गीला है ज्यादा, तो इसीलिए आपको एक लंबा भट्टी चाहिए होगा जो रोटरी क्लीन होगा। रोटरी क्लीन भी एक तरह का, इस तरह का ट्यूब जैसा होता है, ठीक है, एक तरह का ट्यूब जैसा ही होता है। ये पूरा ये ट्यूब जो है स्टील का होता है, ये बना हुआ, और इसके अंदर गैसेस के माध्यम से आप पूरा टेम्परेचर इसमें बढ़ाते हो, ठीक है, हॉट गैसेस के माध्यम से टेम्परेचर बढ़ती है। और ये जो क्लीन है, रोटरी, रोटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट करते रहती है, ठीक है। तो ये जो रोटरी क्लीन की लेंथ होगी, ये आपको लंबा चाहिए होगा इन केस ऑफ वेट वेट प्रोसेस, इसलिए जो इकोनॉमी है वो अचीव नहीं हो पाती है, ओके। तो एक नोट बना के लिख लीजिए, ड्राई प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग
dry process is economical process as requirement of heat in dry process is very less. ओके अब देखिए, चूंकि इसमें हीट की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, इसलिए जो क्लीन है रोटरी क्लीन, ये छोटा सा क्लीन भी होगा तो काम आपका बन जाएगा। लेकिन वेट प्रोसेस में आपको बड़ा क्लीन यूज करना होगा। तो अगर कोई चीज बड़ा बना रहे हो तो ज्यादा लागत है, ज्यादा पैसा है, तो वो इकोनॉमिकल नहीं हो सकता ना। लेकिन ड्राई प्रोसेस चूंकि यहाँ पे छोटी क्लीन बनानी है, तो शॉर्ट क्लीन बनानी है, शॉर्ट लेंथ ऑफ क्लीन बनानी है, तो आपका इकोनॉमी अचीव हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे लिख लिया सेकेंड पॉइंट, short length clean can be used. Short length rotary clean can be used. अभी मैं आपको रोटरी क्लीन का फोटो दिखा देता हूं, हमने सेव किया हुआ है। सो जस्ट ए मिनट, कहाँ गया रोटरी क्लीन? सेव तो किया था, हाँ ये देखिए, देख पा रहे हैं आप? तो ये रोटरी क्लीन है। ओके, ये पूरा स्टील का एक ट्यूब जैसा है, इसके अंदर पूरा बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, वही लगभग 1600 से 2000, समझ में आ रहा है? तो ये तो काफी लंबा है, तो ये ऑब्वियसली मतलब वेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर रोटरी क्लीन का इस्तेमाल और भी डिफरेंट लोकेशन पे किया जाता है, नॉट ओनली फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और भी वेरियस इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्री में रोटरी क्लीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका यूज जो है, इट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बट इट हैज वेरियस यूज। जैसे कि इससे रिलेटेड भी हमने एक तस्वीर तो लिया था, वो तस्वीर फिलहाल दिख नहीं रही है, हाँ देखिए, तो इसका जो यूज है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लाइम मैन्युफैक्चरिंग, है ना, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, अलुमिना, रिफैक्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, क्योंकि ये भट्टी है ना, तो इसमें चीजों को, मटेरियल को हीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसकी यूज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है इसको, इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन भी कहा जाता है। ओके, वेल, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इसकी प्रोसेस आपकी खत्म हुई। अब शुरू होगी टाइप्स ऑफ सीमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रिलेटेड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड कन्वेंशनल क्वेश्चन बोथ, जो कि हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट से वो क्वेश्चन आएगा आपका, इसका फ्लो डायग्राम बनाने के लिए, फिर बॉल या फिर ट्यूब मिल का डायग्राम पूछा जा सकता है आपसे, फिर लास्ट में आप ये पॉइंट लिख देना, 2 पॉइंट जो हमने लिखवाया, ड्राई प्रोसेस इज इकोनॉमिकल एंड शॉर्ट क्लीन कैन बी यूज्ड। ठीक है, इसका लॉजिक अगर देना हो तो आप ये दे सकते हो कि जो आपका वेट प्रोसेस में मिक्सिंग करते हो, आप वेट मिक्सिंग करते हो, मतलब पानी मिला के मिक्स करते हो, तो इसलिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो ज्यादा लेंथ ऑफ क्लीन भी चाहिए, ज्यादा लेंथ ऑफ, ज्यादा लंबा भट्टी चाहिए, ताकि आप क्लिंकर्स बना पाओ। ठीक है, वेल, विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।